परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हेलो बच्चों, कभी सोचा है आपने कि टॉपर्स किस तरीके से एग्जाम्स को लिखते हैं? क्या होती है उनकी टेक्निक्स? किस तरीके से वो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते? तो आज के वीडियो में हम यही सब जानेंगे, किस तरीके से हमें अपने आंसर्स लिखने चाहिए जिससे कि हमारे मार्क्स भी कम कटे और हम ज्यादा से ज्यादा आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाए और अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स, कुछ 100% साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स जिससे कि हम टॉपर्स की तरह अपना एग्जाम लिख सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स बेसिकली होती क्या है, कौन सी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को जनरली फेस करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर जो है हम किस प्रकार से स्कोर करें, या हमारी ये जो है प्रॉब्लम्स होती है, हमारी हैंडराइटिंग की स्पीड जो है काफी कम होती है, या हमारी हैंडराइटिंग ही बहुत बुरी होती है। साथ ही साथ कभी कभी हम जो है इनिशियली तो बहुत अच्छा एग्जाम्स में लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, टाइम कम बचता है, तब हमारी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। या तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे आंसर्स जो है गलत हो गए हैं, तो हम उसे पूरा काटते हैं, काटापीटी करते हैं, उसके बाद में फिर जो है नया लिखते हैं, तो उसमें हमारा टाइम तो जाता ही जाता है और उल्टा जो है पेपर और खराब हो जाता है। तो ये जितनी भी सारी यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स लिस्टेड है, आज हम इनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जिससे कि हम अपने एग्जाम्स में काफी बढ़िया तरीके से स्कोर कर सके। तो एक बार फिर से हम फटाफट देख लेते हैं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग स्पीड कम है, या अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, या आप एग्जाम में शुरू में काफी अच्छे तरीके से हैंडराइटिंग आपकी ठीक ठाक है बट उसके बाद में वो भी खराब हो जाती है, या अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसको आप जो है बहुत काटापीटी कर देते हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम जो है कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स देखेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या हो सकते हैं, तो यहां पर हमने जो है कई सारे स्टूडेंट से बात की है, तो और उसी के साथ साथ हमने कई सारे टीचर से भी बात की, तो वहां पर हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस, कुछ कंक्लूजन्स समझ में आए हैं, तो वो हमने आपके लिए यहां पर लिखे हैं और हम एक एक करके उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग को रीडेबल बनाना है। आपको जो है आपकी हैंडराइटिंग अच्छी भी हो सकती, खराब भी हो सकती है, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग एकदम ही समझ में ना आ सके, आपको ऐसी हैंडराइटिंग नहीं रखनी है। अगर बिल्कुल ही आपकी बहुत ही खराब है कि आपको मतलब खुद ही समझ में नहीं आता है, या जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आता है, तो आपको इस फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। आपको अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, एटलीस्ट उसको इस हद तक एटलीस्ट आपको इंप्रूव करना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति उसे देख रहा है उसे वो पढ़ा हुआ समझ में आ सके। क्योंकि आपके नंबर्स इस बेसिस पे नहीं कटते कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है खराब है। आप अच्छा भी लिखेंगे, लेकिन या आप अगर आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी चीजें जो लिखी है आपने वो चीज टू द पॉइंट है, वो चीज समझ में आ रही है, तो भी आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज आपको इंश्योर करनी है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग इस हद तक इंप्रूव करनी है कि वो चीज आपको और सामने वाले को जो भी पढ़ रहा है उसे समझ में आ सके। सेकेंड पॉइंट, आपका जो भी आपको पता है आपके मार्क्स कहां पे कटते हैं। आपके मार्क्स वहां पे कटते हैं जब आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बहुत से टीचर्स यही बताते हैं कि जब हमें पेपर्स चेक करने होते हैं तो हमारे पास में कई सारी कॉपीज होती है, तो जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो है अनऑर्गेनाइज्ड वे में या जो है प्रॉपर सीक्वेंस में आंसर्स नहीं लिखे हैं, तो फिर जो है वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसी इरिटेशन के चलते वो स्टूडेंट्स के मार्क्स वहां पे डिडक्ट कर देते हैं। तो ये गलती से आपको बचना है। आपको हमेशा जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है। अगर आपने जो है 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो आपको ऐसा नहीं है 3 अटेम्प्ट कर दिया, 6 अटेम्प्ट कर दिया, फिर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर 1 अटेम्प्ट करें, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि टीचर के पास में उतना टाइम नहीं रहेगा कॉपी चेक करते टाइम पे कि वो जो है एक क्वेश्चन को देखे, फिर 6th पे जाए, फिर 4 पे आए, फिर 2 पे आए, इस तरीके से नहीं। आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है। हाँ, सेक्शंस हो सकते हैं कि आपके जैसे कि इंग्लिश वगैरह में आपका सेक्शन ए बी सी डी होता है, तो हो सकता है आप पहले डी अटेम्प्ट कर लो, फिर बी अटेम्प्ट कर लो, जो भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। लेकिन उसके अंदर जो सब सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिस सीक्वेंस में होते हैं वो आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आपने 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन इस तरीके से, तो आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। तो ये जो है आपको मेंटेन करके चलना है, बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे अपने दिमाग में रख लीजिएगा। फिर आता है कि जहां पे आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो वहां पर कई ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते, तो वो गलती से बचना है। वहां पर जितना जल्दी हो सके टू द पॉइंट हमें जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, और उसे विद इन द टाइम लिमिट जो है हमें कम से कम टाइम में उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है। क्योंकि जितनी जल्दी हम खत्म करेंगे उसके बाद में हम जो हाई वेटेज क्वेश्चंस रहेंगे उसके पास में उन्हें अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास में ज्यादा टाइम रहेगा। तो इसलिए ये आपको इंश्योर करना है कि आपके जो स्मॉल वेटेज वाले क्वेश्चंस है वो आप जल्दी से फिनिश कर लो और उसमें ज्यादा टाइम आप स्पेंड नहीं करो।
फिर यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आपको जो हाई वेटेज क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे कि जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, उसके लिए जो है आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, सोचना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। तो उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे कि आपके पास में जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो रफ स्पेस होती है, उसमें आपको जो भी रफ स्पेस रहती है उसमें जो है आप 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जहां पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है उसको पहले से उस पे 2 मिनट आप स्पेंड करो और उसमें जो है रफ में जो है 3 4 5 पॉइंट लिख लो, मेमोराइज करके, रिकॉल करके जो भी है। और उसके बाद में जो है जब आपने शॉर्ट में लिख के रख लिया, उसके बाद में जब आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू करोगे तो आपको ये समझ में आता जाएगा। 1-2 पॉइंट आपने लिखा और उससे रिलेट करके जब आप पूरा सेंटेंस लगोगे तो आपको वो चीजें याद आएगी और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये काफी एफिशिएंट टेक्निक है जो कि आप हाई वेटेज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो आपके पास में बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया है, मान लो कि आपके जो है 2.5 घंटे गुजर गए, 3 घंटे का पेपर है और सिर्फ आधा घंटा बचा है और आपके बहुत सारे जो है यहाँ पर हाई वेटेज क्वेश्चन है, 4 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बच गए हैं। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे? इस टाइम पे आपके लिए जरूरी भी है कि आपको अच्छा भी स्कोर करना है, एक डिसेंट स्कोर लेकर के आना है। पास तो आप हो जाओगे लेकिन आपको एक डिसेंट स्कोर भी लाना है और साथ ही जो है आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लूज भी नहीं करने और आपको ये कोशिश करनी है कि आपको पूरा पेपर एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो यहां पे आपको ये टेक्निक काफी ज्यादा मददगार साबित होती है, चार्ट टेक्निक। तो चार्टिंग बेसिकली क्या होती है? जब भी आप कोई भी, आपको पता है कि आपने मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में आपको लिखना है फॉर एग्जांपल, तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, या आपके लिए हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फिनोमिनन है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए बेसिकली आप, अगर आप 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आप पॉइंट्स लिखोगे। तो उसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप उसको पॉइंट्स और पैराग्राफ्स लिखने के बजाय वहां पर आपने एक चार्ट बना दिया। पहले आपने एक हेडिंग दे दी, हेडिंग के नीचे आपने लाइंस ड्रॉ कर दी और उसके बारे में जो है उसके सब हेडिंग्स दे करके उनको जो है एक एक 2-2 लाइन में आपने फटाफट एक्सप्लेन कर दिया। इससे क्या होगा कि आप जो है जिस टाइम में आप पूरे पैराग्राफ्स वगैरह लिखने जा रहे थे वो टाइम आपका बच जाएगा और फटाफट जो है आपने लाइन ड्रॉ करके जो भी मेन की पॉइंट्स है वो आपने लिख दिया और उनको एक एक 2-2 लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया। जब आप इस तरीके से काम करोगे तो आप पाओगे कि वो आधे घंटे के अंदर भी जो आपके मान लीजिए कि 4-5 क्वेश्चंस जो बड़े बड़े हैवी वेट क्वेश्चंस थे जो बच गए थे उनको आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। और साथ ही जहां पर आपका मान लीजिए कि आप 10 मार्क्स स्कोर कर रहे होगे तो वहां पे आप 20 मार्क्स स्कोर कर जाओगे। मान लो कि आपका पेपर 40 मार्क्स का बचा हुआ है, ठीक है, और अगर आप जो है आपकी हैंडराइटिंग स्पीड बहुत स्लो है तभी जो है आपका लास्ट में जो है 40 मार्क्स का पेपर बचा हुआ है आधे घंटे में। तो उसको बेसिकली आपको टैकल करने के लिए आपने यहाँ पे चार्टिंग टेक्निक अप्लाई की। चार्टिंग टेक्निक से आपने ये मेक श्योर किया कि जहां पे आप सिर्फ 10 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे लास्ट हाफ एन आवर में, वहां पे आपने तकरीबन 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लिया। और जब आप अपना स्कोर देखोगे तो डेफिनेटली आप वहां पे बहुत बढ़िया स्कोर करोगे, क्योंकि आपने क्या किया कि वहां पे चार्टिंग के हिसाब से आपको एटलीस्ट जहां पे कुछ मार्क्स नहीं मिल सकते थे वहां पे आपको पार्शियल मार्क्स मिले, तो उसमें भी आप जो है 20+ तो डेफिनेटली आप स्कोर कर जाओगे। तो ये चीज है, ये फायदा मिल जाता है आपको कि आपको जहां पे कोई भी मार्क्स मिलने की उम्मीद नहीं थी वहां पे आपने कुछ अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए और ओवरऑल अपने स्कोर को आपने बूस्ट कर लिया। तो ये टेक्निक जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। इसका एक एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में तो एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कि आपने ये हेडिंग डाली तो इसको जो है एक तरीका तो ये रहता है कि आपने एक ट्री फॉर्म में लिख लिया कि आपने एक हेडिंग दी, उसमें सब हेडिंग डाल करके उनके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, या तो जो है आपने सर्कल को बीच में बनाया और उसके जो है आपने 4 पार्ट आपने स्प्रेड कर दिया और उनके बारे में जो है एन सर्कल करके बॉक्स बना करके आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से भी जो है आप चीजों को कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है गया है, जैसे कि जो भी पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि देख लीजिए अगर तीन मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो सिर्फ 3 पॉइंट्स लिख के आते हैं, या अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो सिर्फ 5 पॉइंट्स लिख के आते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हमेशा जो है 6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट्स लिख के आने हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स लिख के आने हैं। तो हमेशा जितना पॉइंट्स है उससे 1 या 2 पॉइंट्स ज्यादा ही लिख के आने हैं। तो जब आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो वो चीज ये बताती है कि स्टूडेंट्स की कितनी क्लैरिटी है, उनका डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़िया है। और जब आप इस तरीके से प्रेजेंटेबल आंसर्स लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस भी अच्छे रहेंगे। तो ये पॉइंट आप जो है ये भी अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको जब भी कोई भी n मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसमें n+1 या n+2 पॉइंट्स लिख करके आने हैं, तो डेफिनेटली आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे। अब जो है हम
बात कर लेते हैं कि ये तो हमने सॉल्यूशंस की बात कर ली जो कि हमारे प्रैक्टिकल टिप्स है। अब जो है हमें बात कर लेना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेशन टिप्स यानी कि जो प्रेजेंटेशन टिप्स होती है वो बेसिकली क्या है, हमें किस तरीके से अपने आंसर्स को या जो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो हमारे आंसर्स है उनको ड्राफ्ट करना है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमें लगातार जो है कुछ डेकोरेशन करना है या कुछ करना है, हमें इस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है कि वो रीडेबल हो, वो दिखने में भी ठीक लगे, फेयर लगे, और जब भी जो एग्जामिनर है वो जब आपके आंसर्स को चेक कर रहा है तो उसको जो है पढ़ने में कोई चीज दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हमें जो है अपनी आंसर्स का फॉर्मेट रखना है। अब यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट रहता है कि स्टूडेंट्स बड़ी गलती करते हैं कि वो एकदम शॉर्टकट अपनाते हैं, है ना, तो वो जो है शॉर्ट्स में आंसर लिखते हैं, जैसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख देंगे कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू होता है तो उसमें WRT लिख दिया, या एग्जाम्पल को पूरा नहीं लिखने का बजाय EX लिख दिया। तो इस तरीके से जो है चीजें कभी कभी इसके भी जो है सिली मार्क्स काट लिए जाते हैं, आधे नंबर कट जाते हैं। तो वहां पे गलतियां ही क्यों करना है कि आप जो है छोटी सी भी गुंजाइश क्यों छोड़ो कि आपने थोड़े थोड़े मार्क्स जो है बस किसी अगर एग्जामिनर को पसंद नहीं आया तो वो उसमें मार्क्स डिडक्ट कर सकते, जरूरी नहीं कि डिडक्ट हो, लेकिन अगर वो डिडक्ट कर देते तो हम अननेसेसरीली जो है अपने मार्क्स खुद ही जो है दे देते हैं। तो यहाँ पे इंश्योर करना है कि जब भी आप अपनी एक आदत में डाल लो, एक हैबिट फॉर्म कर लो कि जब भी आप आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां पर फुल फॉर्म ही लिखो, किसी भी चीज का फुल फॉर्म लिखोगे तो वो बेटर रहेगा। अब दूसरी चीज है कि जब भी आपको मान लीजिए कि कुछ चीज आप गलत कर देते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप जो है बहुत गिचड़ पिचड़ करते हो, उसको बार बार उसको काटते हो या जो है ऐसा काट देते हो कि वो दिखने में भी ठीक नहीं लगता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सिंगल कट लगाना है। अगर मान लीजिए कि आपने गलती से कुछ गलत लिख दिया जैसे कि डोंट डू मल्टीपल कट्स, तो यहाँ पे मल्टीपल जो है गलत हो गया, तो यहाँ पे आप क्या है उसको बहुत जो है उस पर बहुत सारी लाइंस बना दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ जो है एक सिंगल कट लगाना है और कोशिश कीजिए कि अगर आप उसको पेंसिल से कर सको तो वो और ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का ख्याल रखना है। अगला पॉइंट है कि जो भी आपके की पॉइंट्स है, की वर्ड्स है, उनको आपको अंडरलाइन करना है, उनको आपको अंडरलाइन करना है जिससे कि एग्जामिनर जब भी उन की पॉइंट्स पर देखे तो उसका ध्यान वहां पे जाए और उसको लगे कि हाँ इन्होंने जो है मेन पॉइंट्स बताए हैं और इन पॉइंट्स के अराउंड जो है चीजों को एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो वो चीज जो है काफी बढ़िया लगता है देखने में भी और सामने वाला फिर उसमें आपको अच्छे मार्क्स भी देते हैं। और साथ ही साथ आपको एक या दो लाइन की स्पेसिंग जो है विद इन पैराग्राफ्स, विद इन पॉइंट्स और विद इन क्वेश्चंस में आपको एक जैसे कि आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे तो उनके बीच में आप 2 लाइंस का गैप रख सकते हैं। और अगर आपने सिंगल क्वेश्चन के अंदर ही आपने कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं या कुछ पैराग्राफ है तो उसके बीच में एक लाइन का आप गैप रख सकते हैं, तो वो चीजें दिखने में भी अच्छी लगती है। तो ये पॉइंट का आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं जहां पर ये कुछ टॉपर्स ने अपने क्वेश्चंस लिखे थे, इस तरीके से प्रेजेंट किए और उनको बहुत बढ़िया स्कोर भी मिला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे इब्न बतूता वगैरह एक हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर आंसर लिखा है इन्होंने, हैंडराइटिंग भी यहाँ पे अच्छी रखी है, क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी चीज में उन्होंने काटापीटी नहीं की है। वैसे तो कोशिश करना है कि आपसे जो है चीजें गलत नहीं हो, जिस तरीके से इस यहाँ पे आंसर प्रेजेंट किया गया है तो वो बढ़िया है, लेकिन अगर हो भी जाए तो उसमें सिंगल कट लगा सकते हैं। अंडरलाइन किया इब्न बतूता, नेसेसरी ड्राइव, रूम्स एंड स्किल्स, ह्यूज पॉपुलेशन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहां पे उन्होंने जो है अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर दिया है, तो वो चीज दिखने में भी अच्छी लगती है। और उन्होंने जो है एक अलग कलर का पेन यूज किया अंडरलाइन के लिए, तो ये भी एक बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिंग रखी है लाइंस के बीच में, एक लाइन की स्पेसिंग है, 3 यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स के बीच में, तो ये बढ़िया है। एक और आंसर है ये भी दिखने में कितना अच्छा, यहाँ पे भी कोई गंदगी नहीं है और प्रॉपर जो है विद इन पॉइंट्स में जो है उन्होंने अंडरलाइन किया है। हालांकि यहाँ पर जो है विद इन पॉइंट्स जो है स्पेस नहीं छोड़ा है, बट हाँ विद इन क्वेश्चंस जो है एक लाइन में प्रॉपर स्पेस है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में एक फर्स्ट और सेकंड आंसर्स के बीच में एक लाइन का स्पेस, सेकंड और थर्ड के बीच में एक लाइन का स्पेस, तो ये भी जो है काफी बढ़िया तरीका है। तो दोनों ही तरीके हैं, अपनी अपनी जगह अपना अपना स्टाइल है, लेकिन वही चीज है कि वो चीज दिखने में क्लियर होनी चाहिए और जिससे कि समझ में आ सके। और वहां पे आप देख सकते हैं कि इन्हीं टॉपर्स को जो है फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। आइए बात कर लेते हैं एक लास्ट पॉइंट के बारे में। तो यहां पर एक पॉइंट हमें पता है कि जो न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स में हमें दिख जाते हैं या मैथ्स में दिख जाते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि जो यूनिट्स वगैरह होती है ना, यूनिट्स का आपको हमेशा ख्याल रखना है, यूनिट्स भूल के नहीं आना है, क्योंकि जब भी आप यूनिट्स भूल जाते हो ना तो ये सिली मिस्टेक होती है और इसके कारण ही आपके जो है आधे नंबर चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी चीज है कि जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो यूनिट्स मेंटेन करके चलो, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिखो, किलोग्राम है किलोग्राम लिखो,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कि फिजिक्स में स्पीड को आप बता रहे हो, एक्सेलरेशन को बता रहे हो, तो वहां पे चीजों को आपको यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में है तो यूनिट्स का ध्यान रखना जरूरी है आंसर से लिखते टाइम पे। साथ ही साथ में जो भी आपका एक फाइनल आंसर आता है उसको हमेशा एक बॉक्स में आपको यहां पे मेंशन करना है, क्योंकि क्या होता है कि जो इवैल्यूएटर होता है वो जब भी आंसर शीट चेक करते हैं तो वो तो चेक करते हुए जाते हैं, बट उसके बाद में अगर उनको फाइनल आंसर नहीं दिखता है या कभी कभी वो ओवरलुक कर लेते हैं तो वहां पे आपका जो है मार्क्स छूट जाते हैं, या जब भी उनको प्रॉपर चीज दिखती नहीं है तो वहां पे वो आपके मार्क्स रिड्यूस कर देते हैं। तो हमेशा आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि फाइनल आंसर हमेशा आपका एक बॉक्स में होना चाहिए, जिससे कि वो प्रेजेंटेबल भी दिखे और वहां पर आपके कोई भी मार्क्स जाने की गुंजाइश ना हो और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। आधा मार्क्स भी क्यों छोड़ना, आधा मार्क्स भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे कोशिश करनी कि जहां पे जो भी आप स्कोर कर रहे हो वहां पे आप फुल में से फुल स्कोर करोगे तो डेफिनेटली ओवरऑल स्कोर भी आपका काफी अच्छे तरीके से बूस्ट होगा। तो ये थी हमारी कुछ प्रैक्टिकल और साइंटिफिक टेक्निक्स जो कि आज हमने देखी, जिससे कि जो टॉपर्स जिस तरीके से आंसर्स लिखते हैं वो स्कोर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी अगर अपने आंसर्स लिखेंगे तो हम भी बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकेंगे और ओवरऑल एग्जाम्स में भी इंप्रूव कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।